हाँ जी। तो फिर आज हम नेशनल मूवमेंट में जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट था, जो कि 1885 एडी से लेकर 1905 एडी तक चला। ये एक मॉडरेट जो विचारधारा थी उसको प्रमोट करने वाला ये नेशनल मूवमेंट था। और ये जो एरा था इसमें मॉडरेट एरा के लीडर्स आया करते थे, और इसमें मैक्सिमम जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर माने जाते थे। और मॉडरेट आइडियोलॉजी का मतलब एक नरमपंथी विचारधारा से है, जिनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस है वो सही है। जिन लोगों का ये मानना था कि जो ब्रिटिश ने रूल किया है हमारे इंडिया पर ये भगवान की देन है। और इनके अकॉर्डिंग, मॉडरेट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, इनका ये मानना था कि जो इंडियंस है वो पॉलिटिकली इमेच्योर है, इसलिए नेशनल मूवमेंट में किसी भी प्रकार के जो इंडियंस है उनको इंडल्ज कम से कम किया जाए। इन लोगों का ये मानना था कि इंडियंस में एजुकेशंस की कमी है, तो इसलिए इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए। और इनके समय पे जो नेशनल मूवमेंट ऑपरेट किया जाता था वो सेशंस के द्वारा किया जाता था, मेमोरेंडम्स के द्वारा किया जाता था, और एप्लीकेशंस के द्वारा अपनी बात पहुंचाई जाया करती थी। और इस नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड किया जाया करता था एजुकेटेड इंडियंस को, और रिलीजियस के आधार पर भी नेशनल मूवमेंट में लोगों को इंडल्ज किया जाया करता था। तो अब हम बात करेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे मॉडरेट आइडियोलॉजीज के, और ये जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे इनके मेन कंट्रीब्यूशन क्या थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को इनिशिएट किया, ऑर्गेनाइज किया, और बहुत अच्छे लीडर्स को प्रोवाइड किया। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक सेकुलर फॉर्म या फिर सेकुलर रूप देने की कोशिश की। इन्होंने जितने भी नेशनल मूवमेंट को ऑपरेट किया, सक्सीड किया था, वो सारे ऑपरेशंस ब्रिटिश के अंडर में आया करते थे। और इन्हीं के समय पे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो पॉपुलराइज हुई थी। सो द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एरा, और हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के लोगों में इकोनॉमिकली नेशनलिज्म लेकर आया। और इन्हीं के समय पे इन्होंने पहली बार प्रेशर क्रिएट किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी। और इन्होंने सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया था 1886 एडी में, और 1992 एडी में इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी पास करवाया था। और वेलबी कमीशन जो कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1896 एडी में। तो हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, तो अब हम लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स देखेंगे मॉडरेट आइडियोलॉजीज़ के, और मॉडरेट जो लीडर्स थे उनके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन्हें बिल्कुल भी ये रिवील नहीं हो पाया कि जो ब्रिटिश का कैरेक्टर है उसको रिवील ये लोग नहीं कर पाए। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडियन पब्लिक, सो दे डिड नॉट मेक चेंज ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ द मास मूवमेंट। ओके, तो ये इंडियन की जो पब्लिक थी उनके पावर को ये समझ नहीं पाए, तो इन्होंने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कभी मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया। और इनकी जो डिमांड थी मॉडरेट की, वो जनरली एलियट क्लास के पीपल्स पर रहा करती थी, क्योंकि ये लो क्लास के जो लोग थे इसमें कंट्रीब्यूशन होया ही नहीं करता था इनका, तो एलियट क्लास की डिमांड इसमें ज़्यादा रहा करती थी। और इनमें जो मॉडरेट जो नेशनल मूवमेंट चला ये मैक्सिमम पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन की तरह था इन लोगों के लिए, और जिसकी वजह से इनकी जो लिबरल पॉलिसीज़ थी उन्होंने यूथ को डिसअपॉइंट कर दिया। इस यूथ को डिसअपॉइंट करने की वजह से यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो बनने लगे, और जिसकी वजह से सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट हमें देखने को मिला। सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट हमें 1905 एडी से लेकर 1919 एडी तक देखने को मिला, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो डोमिनेशन में दिखाई दिए। इसमें कुछ लीडर्स के नाम जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इसके बाद हम बात करेंगे द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का राइज होने के क्या क्या कारण रहे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि जो पॉलिटिक्स की जो मैंडेट थी
उसमें मॉडरेट कैटेगरी के जो लीडर थे वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे, तो उनके इररिलेवेंट होने के कारण एक्सट्रीमिस्ट का राइज होना स्टार्ट हो गया था। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ड्यू टू विवेकानंदा एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, एंशिएंट इंडियन कल्चर वाज जियोर्जिफाइड विच बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडिया। इसका मतलब है कि जो विवेकानंद थे और स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई किया था, जिससे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था वो ऊपर उठा। इससे पहले मॉडरेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर था वो अच्छा नहीं माना जाता था। तो कुछ ऐसे लीडर आए जिन्होंने इंडिया को एक प्राउड फील कराने का कुछ रीज़न दिया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी समय जो फेमाइन, भूख, अकाल और प्लेग जो था वो फैला हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को एम्पावर्ड फील करना चालू कर दिया था। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि जो ड्यू टू द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कुर्जन द इंडियंस वर आउटरेज्ड, इसमें सबसे पहला आता है यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में पास किया गया था, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, और थर्ड बंगाल पार्टीशंस। द वेव ऑफ द हाइपर नेशनलिज्म वाज गोइंग ऑन द एंटायर वर्ल्ड विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडिया। ये बात हम पहले से ही जानते थे कि इसी समय के आसपास कई देश में नेशनल मूवमेंट चल रहा था जिसने इंडियंस को भी इन्फ्लुएंस किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे 1895 में जापान ने चाइना को डिफीट किया था, 1896 एडी में इथोपिया ने इटली को डिफीट किया था, 1905 में जापान ने रसिया तक को डिफीट कर दिया था, और 1902 एडी में बोआर रिवोल्ट भी हुआ था। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, जो डच किसान आंदोलन था जिसको लीड कर रहे थे पॉल क्रूगर्स, उनका क्लैश हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। जो गर्मपंथी दल हैं उनकी क्या विचारधारा है। इनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश का जो रूल है वो बहुत कॉलोनिकल और इम्पेरियलिस्टिक है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है कि जो इंडियन पब्लिक है वो भले ही इमैच्योर है पॉलिटिकली और एजुकेटेड लो है, पर फिर भी इन्हें नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशन के लिए। इन्होंने इंडिजीनियस गुड को सपोर्ट किया और फॉरेन गुड को बॉयकॉट करने की कोशिश करी, और इन्होंने जो रिलीजियस सिंबल है उसे नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड किया। नेशनल मूवमेंट को अब ऑपरेट किया जाने लगा स्ट्राइकों के द्वारा, और मोर्चा निकालकर इनका प्रोटेस्ट जारी रहा, जो कि जो मॉडरेट आइडियोलॉजी थी उसके अपोजिट जा रही थी। इसके बाद हम देखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में इन एक्सट्रीमिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश का जो रियल कैरेक्टर है उसको रिवील किया। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया, और फर्स्ट टाइम अब जो इंडियंस है वो डिमांड करने लगे थे स्वराज की, और जो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के कारण जो इंडिजीनियस गुड्स थे वो इंडस्ट्रीज इंडिया में प्रमोट होने लगी और उनको प्रॉफिट होने लग गया। इन्होंने इंडिजीनियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए जिन्होंने इंडियन एजुकेशंस को लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोट किया। दिस सेट द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल सेक्रीफाइस। इनमें बहुत सारे पर्सनल सेक्रीफाइस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो जो तिलक थे वो फर्स्ट पॉलिटिशियन थे जिनको जेल में भेजा गया। इसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन के साथ साथ और इनमें कुछ लिमिटेशन भी थी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इनकी एग्रेसिव पॉलिसी के कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके रिवोल्ट को, इनके मूवमेंट को दबाने की बहुत कोशिश करी। तो इन्हीं के ही कारण जो मूवमेंट थे जो क्रिटिसाइज़ किया गया, मॉडरेट जो नरमपंथी दल थे उनका क्रिटिसाइज़ किया गया,
तो जिसकी वजह से जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। जो सेक्शन हुआ था, सीज़न हुआ था 1907 में, उसमें जो कांग्रेस थी वो दो पार्टी में डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल। इन्होंने जो रिलीजियस सिंबल था जिसे यूज किया था, जिसके कारण ये इस मूवमेंट में हिंदू तो बहुत बड़ी मात्रा में कनेक्ट हो पाए थे, लेकिन जो मुस्लिमों का कनेक्शन था बहुत छोटा रहा ये रिलीजियस सिंबल का यूज करने के बाद। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कभी यूनाइट ही ठीक तरीके से नहीं हो पाए।